हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आइडिया दैट हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, ये रिटन बाय है बर्नार्ड रूसेल। ठीक है, बर्नार्ड रूसेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, बर्नार्ड आर्थर विलियम रूसेल, जिनका जन्म 1872 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1970 में हुआ था, ये ब्रिटिश फिलोसफर थे। ठीक है, एक इतिहासकार थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक गणित थे, एक एडवोकेट थे फॉर सोशल रिफॉर्म। ठीक है, सामाजिक सुधार के पैरोकार थे, पैसिफिस्ट थे। ठीक है, शांतिवादी थे और 20वीं सदी के एक प्रमुख, ठीक है, 20वीं सदी के एक प्रमुख आपके तर्कवादी और विपुल लेखक थे। ठीक है, यहाँ पर ये राइटर के बारे में बताया गया है। ही वॉज ऑल्सो ए कॉमेंटर एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, इसके अलावा विविध विषयों के समालोचक भी थे, यानी कि कई सारे विषयों पे ये अपना कमेंट देते थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, फिजियोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड हॉस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिटी एंड फुल ऑफ कंडोर। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो अन्य विषयों पर जो सांगत और अस्पष्टता से भरे हुए जो शब्द थे, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की हुई थी, जैसे धर्म विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, समाजवाद, शिक्षा, मसीहा, ठीक है, गौतम बुद्ध, मार्क्स, इन सभी विषयों पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से, ठीक है, अपनी बातें रखी हुई थी। इसके अलावा कहा जा रहा है इन 1950 रूसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज एंड फ्रीडम ऑफ थाउट। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1950 में रूसेल को, ठीक है, साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनके विविध और महत्वपूर्ण लेखन के लिए, जिसमें उन्होंने मानववादी सब आदर्शों को और उनके विचारों की स्वतंत्रता को समर्थन किया था। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स के बारे में है, जो फ्रीडम ऑफ थाट्स के बारे में जो सोच है, ठीक है, लोगों की, उस सोच को उन्होंने अपनी राइटिंग्स में, अपने लेखनों में, अपनी कहानियों में उसको बहुत अच्छे से दर्शाया था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल, वो दुनिया के सब बुद्धिजीवियों में से एक व्यक्ति को माने जाते हैं। रूसेल वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी। ठीक है, रूसेल की जो आवाज़ थी, यानी रूसेल की जो कथनी थी, जो वो बातें कहते थे अपनी कहानियों में, ठीक है, उसमें एक मोरल ऑथोरिटी थी, एक मौलिक जो था वो आपका समाजवादी, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, मौलिक अधिकार। ठीक है, यहाँ मौलिक अधिकार था, मतलब जो वो अपनी कहानियों में जिस तरह से वो इस्तेमाल करते थे अपनी शब्दावली की, उससे एक मानविक अधिकार दिखाई देता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोग्रेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन स्टाइल। ठीक है, उनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल एक ओरिजिनल और प्रोग्रेटिव थे। ठीक है, इसके अलावा वो काफ़ी क्लियर और ताकतवर तरीके की स्टाइल थी उनकी। हिज राइटिंग एम्फेसिस रीजन्स इंटेलिजेंट ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। ठीक है, उनकी जो लेखन है, उनकी जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों में वो तर्क, ठीक है, ज्ञान और इंसानों की जो खुशी है, ठीक है, हैप्पीनेस है, और जो शांति और जो आज़ादी, उसके ऊपर ये लिखते थे, वो उस पर काफ़ी ध्यान देते थे। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, उनकी जो प्रमुख काम है, ठीक, उसमें हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, ये एक किताब है, इट्स स्कोप एंड लिमिट, ये दूसरी किताब, ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल तीसरी किताब, एंड हैज द मैन एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डिप्लोमेट कंस्क्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडल एंड वाई एम नॉट ए क्रिश्चियन। ठीक है, ये से इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। अभी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, अब पहले पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड इफेक्ट दैट बी कंसिडर्ड टू ए हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, हमें कुछ धारणा बनानी चाहिए कि हम किस तरह के प्रभाव को मानव जाति के लिए मददगार मानते हैं। मतलब कि यहाँ पर राइटर कहना चाह रहा है कि अगर हम इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से विचार है जिसने इंसान को बेहतर की ओर बढ़ाया है, बेहतर बनाया है, तो इसके लिए पहले हमें एक धारणा बनानी पड़ेगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो इंसान को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। आगे देखते हैं।
आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स और व्हेन दे बिकम हैप्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या मानव जाति को तब मदद मिलती है जब वे अधिक बेचैन हो जाते हैं, या जब वे जानवरों से कम हो जाते हैं, या जब वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइटर कहा जा रहा है कि राइटर कह रहे हैं कि इंसान के लिए कोई चीज़ मददगार कब होती है, जब वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा अपनी जो उनके फीचर्स हैं वो इंसानों की मतलब जानवरों से की तरह नहीं दिखते, बल्कि वो इंसानों की तरह कम दिखते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ वो क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर तब हम इंसान के लिए कुछ मददगार मानते हैं जब उन्हें एक विचित्र अजीब, ठीक है, और तरह तरह के नए एहसासों का क्या होता है फीलिंग मिलता है। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या फिर उन्हें ज़्यादा जानकारी मिलती है, वो जिनको ज़्यादा ज्ञान मिलता है, तब वो कोई चीज़ उनके लिए वो ज़्यादा मददगार होती है। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन आवर कंसेप्शन ऑफ वाट हेल्प मैनकाइंड, आई विल से प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो सारे क्वेश्चन है राइटर के, ठीक है, कि मानव जाति को मदद तब मिलती है जब वे बेचैन हो जाते हैं, या फिर वे जब जानवरों की तरह कम दिखते हैं, या फिर वो जब खुश हो जाते हैं, या उन्हें अधिक अनुभवों का विविधता मिलता है, या फिर उन्हें और ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, या फिर एक दूसरे से वो ज़्यादा मित्रवत हो जाते हैं, यानी लोगों में ज़्यादा मित्रता हो जाती है। ठीक है, तो राइटर कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ही क्या है, ये सारे ही फैक्टर्स, ये सारे ही चीज़ें जो हैं वो इंसान को हमारी मदद करने के लिए अवधारणा बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मोस्ट इंडक्टिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हेल्प मैनकाइंड इज नंबर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे निर्विवाद, निर्विवाद मतलब जिसमें कोई किसी का डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, तो सबसे निर्विवाद सम्मान जिसमें विचारों में मानव जाति की मदद है वो है संख्या। मतलब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी जिसने इंसानों को आज इतना डेवलप किया है वो है द डिस्कवरी ऑफ नंबर्स, मतलब संख्या, गणित। ठीक है, तो गणित की जो आइडिया है, जो गणित का जो खोज है, गणित की जो आविष्कार है, ठीक है, वो एक ऐसा चीज़ है जिसने इंसानों को काफ़ी मदद की उन्हें इवॉल्व होने में, और इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो यहाँ पर वो राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिक्टिबल रिस्पेक्ट है उस आइडिया को जो कि क्या हेल्प किया है मैनकाइंड को, वो है नंबर। There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, subsisting precariously in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक समय ऐसा रहा होगा जब होमोसेपियंस जंगलों और गुफाओं में अनिश्चित रूप से रहने वाली एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी जो जंगली बीटों से प्रभावित थी। ठीक है, जंगली जानवरों से प्रभावित थी, जिसे पोषण हासिल करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। ठीक है, यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेट इंटेलिजेंस विच वॉज कम्युनिकेटेड बिकॉज इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि इस अवधि में उनकी अधिक बुद्धि को जैविक लाभ जो है वो संचयित हुआ, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होता गया। मतलब राइटर ये कहना जा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस जो होमोसेपियंस के पास था वो उनका बायोलॉजिकल एडवांसमेंट था, और ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला गया, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होता चला गया। यानी जो इंटेलिजेंस आज कैरी करते हैं आप, ठीक है, वो इंटेलिजेंस आपके चाइल्ड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी आगे वो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आपके माता पिताजी जितने तेज थे आप उनसे ज़्यादा तेज हैं, ठीक है, इन इंटेलिजेंस के मामले में। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो कि होमोसेपियंस, ठीक है, जितने इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे इंटेलिजेंस बढ़ता चला गया, क्योंकि बायोलॉजिकल एडवांटेज था इन जीवों का, होमोसेपियंस का, कि वो समय के साथ अपने इंटेलिजेंस को अपने आने वाले पीढ़ी में वो ट्रांसफर कर रहे थे। हैड scarcely began to overweight his the advantage of his long infancy. ठीक है, his lesson agility as compared with monkey and his lack of physical protection against cold. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ एक कहा जा रहा है कि जो ये इंटेलिजेंस था,
ठीक है, वो धीरे धीरे ओवर वेट कर गया इनके इन डिसएडवांटेज पे ऑफ लॉन्ग इन्फेंसी, मतलब लंबे समय तक ये जो रह रहे थे जंगलों में, ठीक है, और धीरे धीरे ये ठंड के बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर इनका जो मेंटल डेवलपमेंट था वो शारीरिक डेवलपमेंट के मुकाबले में कम था, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हो गए, कमज़ोर होते चले गए, ठीक है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि इनकी जो आबादी थी वो कम होती चली गई, ठीक है। इन दोज डेज द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टनली हैव वेरी स्मॉल, ठीक है, और उस समय में जो इंसानों की जो संख्या थी वो बहुत ही कम हो गई थी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेज मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज बिन टू इंक्रीज टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस समय में, ठीक है, उस दौरान इंसानों का जो टेक्निकल स्किल था वो इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। आई डू नॉट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन, मैं ये मीन नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा ये इंटेंशन नहीं है, बट दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है, बट दैट इज वाज इन द फैक्ट द डिफेक्ट, ठीक है। उनका कहने का ये मन नहीं था कि ये रीजन था, स्किल था कि वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो रहा था क्योंकि ऐसा दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं, इफ़ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन देन वी हैव टू ओकेजन टू रिजॉइस, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये कुछ खुशी मनाने के बजाय है, ठीक है, खुश मनाने की कोई अगर चीज़ है तो हम इस ओकेजन को रिजॉइस करेंगे, हम इस स्थिति को खुशी से मनाएंगे। यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं। आगे क्या कर रहा है, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम भी कुछ मामलों में धीरे धीरे जानवरों की तरह कम होते गए। मैं विशेष रूप से दो पहलुओं के बारे में सोच सकता हूँ, पहला जो अर्जित किया गया है जन्मजात के विपरीत कौशल मानव जीवन में लगातार बढ़ती हुई भूमिका निभाते हुए, और दूसरा यह मानते हुए कि अधिक से अधिक आवेग पर हावी हैं। इन मामलों में हम निश्चित रूप से जानवरों से कम होते गए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिव लेस लाइक एनिमल। आई कैन think in particular of two aspects. First, that acquired as opposed to congenial skill play a congenial part in human life, and secondly, assuming more and more dominant impulse, ठीक है, dominant impulse in these respect we had suddenly become progressive like animals, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब ये जो हम हैं, यानी कि हम इंसान की बात कर रहे हैं, जो हम इंसान हैं वो जानवरों से ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते चले गए, ठीक है, क्योंकि हम दो एस्पेक्ट में इसके बारे में बात कर सकते हैं, दो एस्पेक्ट में सोच सकते हैं। पहला कि हमारे स्किल जो थे वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते चले गए, दूसरा हम जो है इम्पल्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे थे, ठीक है। इन दो मामलों में हम इन जानवरों से ज़्यादा क्या हो गए, प्रोग्रेसिव हो गए, यानी ज़्यादा अच्छे हो गए, बढ़तर हो गए, ठीक है। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर बर्ड्स इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। कहा जा रहा है कि खुशी के रूप में मुझे यकीन नहीं है, ठीक है, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, ठीक है, खुशी के रूप में मुझे श्योर नहीं है, लेकिन चिड़िया यानी जो पक्षी हैं वो सही हैं कि ठंड के मौसम में भूख के कारण बड़ी संख्या में मरते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, ठीक है, अगर वो जो प्रवासी पक्षी नहीं है, मतलब जो पक्षी प्रवास नहीं करते हैं ठंड के मौसम में, जैसे बहुत सारे पक्षी जो हैं जो ठंड के मौसम में एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं भोजन की तलाश में ठंड से बचने के लिए, अगर वैसे चिड़ियाँ और वैसे पक्षी अगर जो पैसेज नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो ठंड के समय में, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। खासकर ये आपके यूरोप और USA कनाडा के जो पक्षी होते हैं, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं इंडिया की ओर, ठीक है, एशिया की ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस समय मौसम ठंडा नहीं होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पक्षी जो है प्रवास करते हैं, लेकिन जो पक्षी प्रवास नहीं कर सकते हैं वो भूख के कारण ठंड में मर जाते हैं। यहाँ पर राइटर ये कह रहा है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी द कैस्ट्रोफी और रिमेंबर हाउ इट नियरली वी फेल देम इन प्रीवियस विंटर, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या कह रहा है राइटर, ठीक है, लेकिन गर्मियों के दौरान वे इस तबाही की उम्मीद नहीं करते हैं या याद नहीं रखते हैं कि पिछली सर्दियों में उन पर कितना भारी नुकसान हुआ था, ठीक है। मतलब कि
यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे पक्षी जो हैं, ठीक है, ठंड के मौसम में भूख के कारण मर जाते हैं अगर वो प्रवास ना करें तो। लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो ये जो कैस्ट्रोफी हुआ था, ये जो उनके साथ जो घटना हुई थी, जो दुखद घटना थी जिसमें उनके काफ़ी भाई बहन मर गए थे, वो उनको याद नहीं रहते हैं, या फिर उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि पिछले ठंड में उनके साथ क्या हुआ था, उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। ठीक है, अब इसका कंपेरिजन वो ह्यूमन के साथ करते हैं। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज। ठीक है, लेकिन इंसानों के साथ ये मैटर जो है, ये जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द विंटर, प्रेजेंट विंटर, इज as great as the percentage of human being that will died from the couch in India and Central Europe during the same period। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे संदेह है कि यह वर्तमान जो उस समय का जो समय था जिसमें 1946-1947 की बात कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इस दौरान में जितने इंसान इंडिया में और मध्य यूरोप में मरे हैं, ठीक है, उनकी संख्या उस पक्षियों के मरने की संख्या से कम होगी। क्योंकि यहाँ इसका डिफरेंस ये है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एशिया और यूरोप से, ठीक है, अनाज का काफ़ी सारा सामान, ठीक है, एज ए बफर स्टॉक युद्ध के सैनिकों के लिए रखा गया था, जिसकी वजह से इंडिया में और मध्य यूरोप में काफ़ी भुखमरी हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं भुखमरी से मर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर उस बात का रेफरेंस किया जा रहा है। But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety surrounded by corresponding surrounding of neighbors. We suffer not only the evils that actually befall us, but those that our intelligence tell we have a reason to fear। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लेकिन भुखमरी से होने वाली हर इंसान की मौत की चिंता की लंबी अवधि से पहले होती है। ठीक है, पड़ोसियों की इसी चिंता से घिरी रहती है। हम न उन केवल बुराइयों को सहते हैं जो वास्तविक में आती है, बल्कि उन सभी को भी सहते हैं जो हमारी बुद्धि हमें बताती है कि हमारे पास डरने का कारण है। मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पक्षी को सिर्फ ठंड के मौसम में भूख की वजह से वो मरते हैं, उसके बाद जब गर्मी आती है तो ये बात भूल जाते हैं कि पिछले ठंड में वो मर गए थे। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। इंसानों के साथ, ठीक है, उनके इंटेलिजेंस जो है वो अपने आसपास होने वाली मौतों को लेकर क्या होते हैं, डरे रहते हैं। उनके पास एक कारण होता है डरने का। जैसे 1946 से 47 के बीच में जो भुखमरी के कारण इतने सारे लोग मरे थे, तो उस बात से जो बचे हुए इंसान थे वो भी डर रहे थे कि इस ठंड में अगर उन्हें भोजन ना मिला तो वो भी मर जाएंगे। ठीक है, इस बात के बावजूद कि उनके पास खाना है या नहीं है, मतलब उनके मस्तिष्क ने उनको ये बात बैठा दिया है कि अगर उनके पास ठंड के लिए भोजन ना हो तो उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, मृत्यु होना और मृत्यु के होने का डर ये इंटेलिजेंस बताता है। पक्षियों के साथ ये नहीं है, वो पक्षी इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि ठंड में वो मर जाएंगे, लेकिन इंसान इस बात का डर लेकर चलते हैं। उनका इंटेलिजेंस इन्हें बताता है कि हमारी भी मृत्यु हो सकती है ठंड से। तो ये जो बुद्धिमत्ता है यही उनके डर का मेन कारण है, तो वो मरने से भी पहले मरते हैं। आगे क्या कर रहा है? द कर्बिंग ऑफ इम्पल्स टू विच बी लेड फोर्स आउट अवर्ड्स फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वॉरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि उन आवेगों पर अंकुश लगाना जिनके लिए हम पूर्ण विवेक से जेड हैं, चिंता और समान आनंद की कमी की कीमत पर शारीरिक आपदा को टालते हैं। कहने का सेंस कि जो हमारा इम्पल्स है, जो हमारी इंटेलिजेंस हमें बताती है कि ये डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, अगर ठंड में आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, कपड़ों की व्यवस्था नहीं की, तो आपको ठंड की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप डरे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके शरीर में कई सारी तरह की एंग्जाइटी और कई सारी तरह की परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिससे आप समय से पहले, ठीक है, आप बीमार हो जाते हैं। तो इन तरह के जो इम्पल्स हैं, इन तरह के जो आवेग हैं, जो इमोशंस हैं, आपको इन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट द लर्नड मेन ऑफ माई acquaintance, इवन वेन दे एंजॉय ए secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their table while the judicious gentlemen snooze। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं
मुझे नहीं लगता मेरे परिचित के विद्वान पुरुष, भले ही वो एक सुरक्षित आय का आनंद लेते हैं, वे चूहों की तरह खुश होते होंगे जो अपनी मेज से टुकड़ों को खा जाते हैं जब वो इंसान जो खाना खा रहा होता है, ठीक है, वो छींकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी उनके जान पहचान के जो इंसान हैं, जिनके उनकी संबंध है, एक्वेंटेंस मतलब संबंध, जिसको वो जानते पहचानते हैं, वो जिनके पास एक अच्छा इनकम है, जिनसे वो अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे जीवन को जी रहे हैं, ठीक है, वो भी एक चूहे के बराबर खुश होंगे जो कि चोरी से, जब घर का जो टेबल पे खाने वाला जो सज्जन व्यक्ति है उस छींकता है या फिर कहीं पर उसका ध्यान भटकता है तो चूहा उस मेज से कुछ खाना, ठीक है, चुरा के खा लेता है, वो उस चूहे से ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न क्यों है? क्योंकि चूहा जो है उस वक्त के लिए उस भोजन को प्राप्त करके खुशी है, जबकि इंसान जो है आने वाले वक्त को लेके, ठीक है, उस वक्त में कैसे वो जिएगा इस वक्त को लेके चिंतित है, और इस चिंता की वजह से वो क्या है, परेशान है। और ये सारी चीज़ें बुद्धिमत्ता और इम्पल्स के कारण हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइटर कह रहे हैं, इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। और यही राइटर कह रहे हैं, ठीक है, कि इस संबंध में इसीलिए उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमने कोई प्रोग्रेस किया है, यानी हमने कुछ बेहतर बनाया है या बेहतर कुछ किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। ठीक है, क्या कह रहा है राइटर्स कि आनंद की विविधताओं के रूप में हाल ही के मामला अन्यथा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कई सारे इंजॉयमेंट है हमारे आसपास, लेकिन मैटर जो है बिल्कुल अलग है। बहुत सारे इंजॉयमेंट होने के बाद भी मैटर अलग है। आई रिमेंबर रीडिंग an account of some lions who were taken to a movie showing the successful depredation of lions in wild state, but none of them got any pleasure from the spectacle। ठीक है, वो बोलते हैं कि मुझे एक कहानी पढ़ा था जिन्होंने, ठीक है, एक कहानी उन्होंने पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें कुछ शेरों को एक फिल्म दिखाने ले गया था, जिसमें शेरों के जो स्थिति है जंगलों में जो कि खराब होती जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर उनको मूवी दिखाई गई थी, लेकिन किसी भी शेर को इस दृश्य से कोई खास प्लेजर या फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पर वो इस बात का रिमेम्बरेंस बता रहे हैं यहाँ पर राइटर। नॉट ओनली म्यूजिक, द पोएट्री, साइंस, बट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल। जानवरों के लिए न म्यूजिक, न कविताएं, न विज्ञान, न खेल, ठीक है, ना फुटबॉल का खेल, ना बास्केटबॉल का खेल, ना शराब, ना कोई अदर चीज़, ठीक है, जानवरों के लिए कोई प्लेजर लेके आ रहा है, कोई खुशी लेके आ रहा है। आवर इंटेलिजेंस हैज देयरफॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस टू गेट ए मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट दैन इज ओपन टू एनिमल्स। ठीक है, और यहाँ पर ये राइटर बोल रहे हैं कि जो हमारा बुद्धिमत्ता है, ठीक है, यही वो चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है, अलग अलग चीज़ों को इंजॉय करने को लेकर। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट एक्सपेंस ऑफ ग्रेटर लाइबिलिटी टू बोर्डम। ठीक है, और हमने ये एडवांटेज जो है, ये जो हमारा एडवांटेज है कि हम अलग अलग तरह के फीलिंग देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ इमोशंस को फील कर सकते हैं, ये इस एक्सपेंस पे आ रहा है, इस चीज़ पे आ रहा है कि आप जल्दी बोर हो सकते हैं। मतलब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप क्रिकेट से बोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप काफ़ी खेल कूद नहीं करते हैं, खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, तो एक समय के बाद आपको वो खाना पसंद नहीं आएगा। और ये सारा रीज़न है हमारी बुद्धिमत्ता को लेके, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं तो कोई स्वादिष्ट चीज़ हमें तब तक स्वादिष्ट लगती है जब उसको हम पहली बार टेस्ट करते हैं। तो पहली बार टेस्ट करते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल, यानी हमारे मन का जो ब्रेन में मिलने वाला जो हार्मोन है जिसको डोपामिन कहते हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दूसरा ब्रेड खाइएगा तो ये डोपामिन कम रिलीज होगा, उसके बाद तीसरा खाइए, चौथा खाइए। अगर एक ही साथ आपको 15 खिलाया दिया जाए तो 15वें जो बर्गर पे या जो पिज़्ज़ा पे जो आपको खुशी मिलेगी, वो पहले पिज़्ज़ा पे खाने पे जो खुशी मिली थी वो खुशी से कम होगी। यानी इसके बाद आप बोर फील करने लगेंगे पिज़्ज़ा खाते होते। ठीक है,
उसी तरह से जब कोई मूवी आप देखना शुरू करते हैं तो उस मूवी में अगर शुरुआती कुछ मिनट तक आपको अच्छा लग रहा है, उसके बाद मूवी धीरे धीरे कहानी सेम होती जा रही है, उसमें कुछ गाने नहीं आए, ठीक है, गाने के बाद फाइट सीन ना आए, तो ये अलग अलग तरह के सीन ना आए, एक ही तरह का कहानी चलता रहे, ठीक है, जैसे कि आर्ट सिनेमा या डॉक्यूमेंट्री में चलती है, तो आप क्या होते हैं, शुरुआती 10-15 मिनट के बाद आप बोर हो जाते हैं और फिर आप वो फिल्म देखना छोड़ देते हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये अलग अलग तरह के एक्सपेंस जो हैं बोर्डम के, ठीक है, ये जो बोरियत की जो खर्च है, हमारा बोरियत की जो वजह है, उस वजह का मेन रीज़न है हमें अलग अलग तरह के इन्जॉयमेंट को लेना, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह का इन्जॉयमेंट हमें धीरे धीरे क्या कर देगा, बोर कर देगा। बट आई shall बी टोल्ड दैट इट इज नेदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मिल्क द मैन ग्लोरी, ठीक है, ग्लोरी ऑफ मैन। अब यहाँ क्या करें राइटर, ठीक है, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं परंतु मुझे बताया जाएगा कि मनुष्य की महिमा ना तो संख्या ना ही बहुत सुख है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है राइटर को, यहाँ राइटर को ये बताया गया है कि ना ही संख्या और ना ही अलग अलग तरह के खुशी जो है वो एक इंसान को डिफाइन करता है, एक इंसान को बताता है कि वो इंसान कैसा है। इट इज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी, ठीक है, ये उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है, उसके मौलिक जो खासियतें हैं, ये उस चीज़ के उस व्यक्ति के ग्लोरी के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा को अगर आप ले लें तो रतन टाटा को आप ग्लोरी ऑफ मैन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है और काफ़ी, ठीक है, उसकी जो मोरल क्वालिटी है वो काफ़ी हाई है। तो ये दो रीजन वजह से इनकी काफ़ी फेमस है ये, क्योंकि इनके पास काफ़ी इंटेलिजेंस है तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, और चूंकि इन कंपनियों से जो फ़ायदा हुआ वो जनरल पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं, कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, यानी इनकी मोरल क्वालिटी भी हाई है, इस वजह से इनको ग्लोरी ऑफ मैन कहा जा सकता है, ठीक है। इसके विपरीत कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसने काफ़ी अच्छा नंबर बनाया नहीं, बहुत सारे पैसे बनाए, ठीक है, उनके पास काफ़ी प्लेजर की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उनको ग्लोरी ऑफ मैन नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल और या फिर मोरल क्वालिटी में से किसी एक चीज़ में कमी है। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल डू एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वज ऑफर एडवांटेज। और ये काफ़ी एबियस है कि हम जो जानवरों हैं, ठीक है, उन जानवरों से अधिक ज्ञान रखते हैं, ठीक है, और ये बहुत कॉमन है, ठीक है, हमारे बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारी खासियतों में से एक, ठीक है, कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं। वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज में बी डबल्टेड, ठीक है, और यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो एडवांटेज इस पर डाउट किया जा सके, बट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ब्रूट्स, ठीक है, और लेकिन ये हमें जानवरों से अलग करने के लिए कुछ ऐसा है जो हमें जानवरों से बिल्कुल अलग करता है किसी भी कीमत पे, ठीक है। यानी यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ज्ञान अर्जन करने का जो खासियत है, जो जानवरों में नहीं होता है सीखने का, ठीक है, वो जो एक एडवांटेज है वो इंसान और जानवरों के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर है, और इस पर आप डाउट कर सकते हैं या फिर इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इनफैक्ट एक रीजन है जानवरों और इंसानों के अंतर का। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं, आगे देखते हैं। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? The answer is E.G. Robbins, the English North American species, pig and elderly robin to death, where the main, the English North American species give an elderly moon and old age pension. अब यहाँ क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है, राइटर पूछ रहे हैं कि क्या जो सभ्यता है वो हमें एक दूसरे के प्रति, ठीक है, दोस्ताना व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर ईजी है, इसका आंसर आसान है, ठीक है। रॉबिन्स जो एक कैरेक्टर है जो कि इंग्लिश है ना कि अमेरिकी है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पिग एंड एडरली रॉबिन टू डेथ, यहाँ पर रॉबिन्स जो है, रॉबिन्स जो उस समय के जो सिविलाइजेशन थे, ठीक है, जो कि अमेरिकी नहीं थे बल्कि इंग्लिश थे, उनमें एक चीज़ थी कि वो अपने बूढ़े लोगों को क्या थे, मार देते थे, जबकि वेयर एज मेन, ठीक है, जो कि अमेरिकी थे, सॉरी ब्रिटिश थे, अमेरिकी नहीं थे, वो अपने एल्डरली लोगों को ओल्ड एज पेंशन देते थे, यानी बूढ़े लोगों को पैसा देते थे। मतलब रॉबिन्स
और मेन, यहाँ पर दो अलग अलग समुदाय को हमें बताया जा रहा है कि एक समुदाय जो है अपने बुजुर्ग लोगों को मार देते थे बूढ़े होने पर, और एक जो उनको पेंशन देते थे उनकी जीविका चलाने के लिए। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे इंडिया को भी ले लें, इंडियन सिविलाइजेशन को, तो इंडियन सिविलाइजेशन में वो उनको जो ओल्ड पीपल हैं, एल्डर पीपल हैं, उनको एज ए फैमिली मेम्बर मान के उनको अभी भी सम्मान दिया जाता है। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके की यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिविलाइजेशन डिपेंड करता है कि आपकी सिविलाइजेशन क्या है। ठीक है, उस सिविलाइजेशन के अंतर्गत आप जो सीखते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करता है। यही बोल रहे हैं राइटर कि ये काफ़ी ईजी है। आप सिविलाइजेशन, ये बताया जाता है कि सिविलाइजेशन में जैसा होगा वैसा आप सीखेंगे। Within the herd, we are not more friendly to each other. There are many species of animals, but in our attitude towards outside the herd, in spite that they have been done by moralists and religious teachers, our emotions are fixed as those of animals, and our intelligence enable us to give a scope which is denied to even more savage beast. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि झुंड के भीतर हम जानवरों की कई प्रजातियों की तुलना में एक दूसरे के प्रति अधिक मितबर हैं, लेकिन झुंड के बाहर के लोगों के प्रति हमारे रवैये में नैतिकवादियों और धार्मिक शिक्षकों द्वारा किए गए सभी कार्यों के बावजूद हमारी भावनाएं उतनी ही क्रूर हैं जितनी किसी जानवर है, और हमारी बौद्धिकता हमें उनमें एक ऐसा दायरा देने में सक्षम बनाती है जो जंगली जानवरों के लिए भी नहीं होता है। मतलब कहने का सेंस ये है, ठीक है, कि अगर हम अपने समाज को देखें तो हम जिस झुंड में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए हम काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। लेकिन हम जब अपने झुंड से अलग, यानी अपने गांव या अपने शहर या अपने समाज से अलग होते हैं, तो हम उस समय उस जगह पे हम काफ़ी हॉस्टाइल होते हैं, काफ़ी हम हिंसक होते हैं। ठीक है, किसी सैवेज बीस्ट की तरह, किसी पागल जानवर की तरह। ठीक है, लेकिन ये हमारा इंटेलिजेंस जो है, जो हमारा समझदारी है, जो हमारी बौद्धिकता है, वही हमारे इमोशंस को, ठीक है, रोकता है और हमें एक जंगली जानवर, एक पागल जानवर से बनने से बचाता है। कहने का सेंस कि अगर आप देखें, एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव से लड़ता है, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश से लड़ता है, तो अगर आप इस सिंपल भाषा में समझिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की कहानी ले लें, तो इंडिया के जितने भी लोग हैं वो इंडिया के लोगों के साथ क्या होंगे, फ्रेंडली होंगे। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी होगा जो इनिमी कंट्री है, उसके साथ वो फ्रेंडली नहीं होगा। तो ये इसका हर्ड है, ये इसका हर्ड है, ये अपने हर्ड के साथ फ्रेंडली है, ये अपने हर्ड के साथ फ्रेंडली है। लेकिन हर्ड के बाहर ये क्या है, हर्ड के बाहर ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिलीजियस गुरु अब या फिर जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आप दूसरे के साथ कैसा रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका रिलीजियस या पॉलिटिकल ये बोलता है कि हम दोनों आप मित्र हो गए, हमारे साथ में अच्छे संबंध होंगे, तो ये संबंध अच्छे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर पॉलिटिकल बोल दे कि ये अच्छा संबंध नहीं रहना है, यहाँ पर ये एनिमी कंट्री है, तो आप चाहते हुए भी इनके साथ अच्छे संबंध नहीं रख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो डिसाइडिंग फैक्टर जो है अपने हर्ड के बाहर का, वो कौन होते हैं, रिलीजियस टीचर और मोरलिस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये राइटर कह रहे हैं। इसके अलावा ये आपका इंटेलेक्चुअल है कि जब आप अपने कंट्री से बाहर किसी थर्ड कंट्री में होते हैं, इंडिया और पाकिस्तानी लोग, तो ये आपस में वहाँ झगड़ा नहीं करते हैं, ये आपस में उसी शहर में, ठीक है, किसी तरह का झगड़ा नहीं बल्कि एक फ्रेंडली नेचर के साथ रह लेते हैं। तो ये आपका इंटेलेक्ट है, ये बताता है आपको कि कहाँ आपको, ठीक है, फ्रेंडली होना है, कहाँ आपको हॉस्टाइल होना है, और कहाँ आपके इमोशन को दिखाना है और कहाँ आपके इमोशन को कंट्रोल करना है, ये आपके इंटेलिजेंस बताता है। यही राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। इट मे बी होप्ड थाउ नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली दैट मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टर्म कम टू प्रिवेल, बट सो मैनी ओमेंस नॉट प्रोपिशियस। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यह आशा की जाती है कि हालांकि बहुत विश्वास से नहीं कि हम अधिक मानवीय रवैये आने वाले समय में प्रबल होगा, लेकिन तभी तक शकुन और बहुत अनुकूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि ये उम्मीद की जाती है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं, कि आने वाले समय में लोग ज़्यादा इंसानियत को, क्या, रवैये को अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अनुकूल तरीके से नहीं होगा, ये राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखते हैं। ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी बोर्न इन माइंड इन कंसिडरिंग दैट व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू द हेल्प मैनकाइंड, द आइडियाज विच बी शैल बी कंसर्न्ड मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन सभी अलग अलग तत्वों के ध्यान रखते हुए किन विचारों को मानव जाति के लिए मददगार और सबसे अधिक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जिन विचारों से हमारा संबंध होगा उन्हें मोटे तौर पर दो प्रकारों में या भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जो ज्ञान और तकनीक में योगदान देते हैं और वे जो नैतिकता और राजनीति से संबंधित है। मतलब यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उन विचारों के बारे में सोचेंगे जिसने एक्चुअल इंसानों की मदद की है, इंसानों को इवॉल्व होने में, इंसानों को बेहतर बनने में, तो इन आइडियाज़ को आप दो तरह के काइंड में बांट सकते हैं, दो तरह के प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, जो आपके नॉलेज और टेक्निक को बढ़ाते हैं, मतलब आपके ज्ञान और आपके कौशल में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपके राजनीति और आपके मोरल को, यानी कि आपकी नैतिकता को बढ़ाते हैं, आपकी नैतिकता को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी जो मैंने इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडिया क्या है, कुछ आइडिया आपके मेंटलिस्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, और कुछ आइडिया जो है वो आपके, ठीक है, मोरल, कैसे आप दूसरे कंट्री के साथ बिहेव करेंगे, दूसरे पर्सन के साथ बिहेव करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो है आइडियाज में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट बना, तो इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है वो आपके ज्ञान और टेक्निक को बढ़ा सकता है, आपके कौशल को बेहतर कर सकता है अगर आप इसके लिए इस्तेमाल करें। और दूसरा, आप उससे पॉलिटिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों के मॉरल को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे प्रोपेगेंडा न्यूज होता है। ठीक है, गलत न्यूज़ किसी के बारे में दिखा दी है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दिखा दूँ जो कि आप उस चीज़ को नहीं किए हैं, तो यहाँ पर जो इंटरनेट जो आइडिया है वो क्या है, वो मोरल और पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है कि मुझे आपसे दुश्मनी है, मैंने उस चीज़ को, इंटरनेट को यूज करके आपको डिस्ट्रॉय किया। तो अगर ये इस आइडिया से हम डिवाइड करें तो ये हो सकता है, और अगर इसी चीज़ को मैं आपके द्वारा सिखाए गए ज्ञान को सीखने के लिए यूज करूँ इंटरनेट को, तो ये मेरे के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये दो तरह की कैटेगरी में यहाँ बांटा जा रहा है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। और यहाँ पर वो कहना है कि मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, उस आइडिया का इस्तेमाल करूँगा जो कि मेरे ज्ञान और कौशल को बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं। The most important and difficult steps were taken before the dawn of history. At what stage language began is not known, but we have been pretty certain that it began very gradually. Without it would have been very difficult hand on from generation to generation the invention and discovery that made gradually. अब यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, ठीक है, राइटर ये कह रहे हैं कि इतिहास में, ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था। ठीक है, जब हमारा इतिहास का शुरुआत हो रहा था, यानी मानव इतिहास की शुरुआत हो रही थी, उस शुरुआत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो था लैंग्वेज की डिस्कवरी। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज की डिस्कवरी के बिना, ठीक है, जो ज्ञान हमने अर्जित किया, एक जनरेशन ने जो ज्ञान अर्जित किया, जो इन्वेंशन किया, जो डिस्कवरी किए, वो आने वाले जनरेशन को नहीं मिल सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज ना होता, ठीक है, तो आपके जितने सारे ये फिजिक्स के जो पुराने नॉलेज हैं या फिर केमिस्ट्री के जो सारे नॉलेज है या जो योग विद्या है, जैसे फॉर इंडियन सिविलाइजेशन हम योग विद्या के बारे में, जो आज योगा के बारे में जानते हैं, वो योगा के कहीं ना कहीं लिखित साक्ष्य जो हैं वो हमारे वेदों में मिलते हैं। और उन वेदों को लिखने के लिए एक भाषा इस्तेमाल की गई जिसका नाम है संस्कृत। तो अगर संस्कृत का इन्वेंशन ना होता, अगर उस भाषा को खोज नहीं होती, तो जिस व्यक्ति ने योगा को बनाया था, ठीक है, वो आज इस समय तक वो योगा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, यानी लैंग्वेज को एज एन आइडिया देखिए तो वो ऐसी आइडिया है जिसने इंसान को काफ़ी मदद की है। अनदर ग्रेट स्टेप विच हैव कम एदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। ठीक है, अब दूसरा स्टेप दूसरा जो आइडिया जो इंसानों को काफ़ी मददगार रहा लैंग्वेज के शुरुआत या बाद में, यानी लैंग्वेज की डिस्कवरी के बाद में हो या लैंग्वेज की डिस्कवरी के पहले हो, वो था आग की खोज, यानी आग का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी जो डिस्कवरी थी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आइडिया था, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। आई सपोज डेट द फर्स्ट फायर वॉज चीफली यूज टू keep away wild beast while our ancestors slept, but the worms must have found agreeable। ठीक है, यहाँ पर वो राइटर का मानना है, वो ऐसा सोचते हैं कि
पहली बार आग का इस्तेमाल जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है था, किया जाता होगा, जहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग होते थे, जो हमारे एंसेस्टर हैं, ठीक है, पूर्वज जो सोते हैं, वहाँ पर इसको जलाया जाता है ताकि जंगली जानवरों पे हमला ना करें। और यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या जा रहा है कि इसमें जो गर्मी मिलती थी, तो ठंड में या फिर रात के जो ठंड होती है, उस ठंड में बचने के लिए काफ़ी मददगार होती है, तो ये भी एक रीजन था जो कि माना जा सकता है। Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing meat into the fire, but when it was taken out, it was found much better, and so long the history of cooking began. और ये अज्यूम किया जा सकता है, ये माना जाता है कि किसी वक्त ठीक किसी बच्चे ने, ठीक है, उसमें मीट को, यानी जो वो मीट खाते थे कच्चा, उसको किसी बच्चे ने गलती से आग में फेंक दिया होगा, जिसके लिए उसे डांट भी पड़ी होगी। लेकिन जब उस मीट के टुकड़े को आग से बाहर निकाला गया तो वो काफ़ी मुलायम था और जिसे खाना आसान था, स्वादिष्ट था। तो इस तरह से खाने बनाने की हिस्ट्री का शुरुआत हुआ, यहाँ पर ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। Taming of domestic animals, especially the cow and sheep, must have been made like much pleasant and more secure. अब यहाँ पर क्या थर्ड आइडिया के बारे में बात हो रहा है कि जो जानवरों का, जो जानवर थे, उन जानवरों का जो घरेलूकरण था, यानी जंगली जानवरों का जो काऊ या सीप जो थे, उन जानवरों को पालने का जो शुरुआत था, ठीक है, वो जो आइडिया था वो काफ़ी मददगार साबित हुआ, ठीक है, और एक काफ़ी आसान तरीका हुआ भोजन को सिक्योर करने का। यहाँ पर ये राइटर कह रहे हैं, Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animal was not foreseen. ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ मानव शास्त्रियों का एक आकर्षक सिद्धांत है कि घरेलू पशुओं की उपयोगिता की कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन लोगों ने उन जानवरों को बस में करने का प्रयास किया जिस उसका धर्म उन्हें पूजा करना सिखाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर जो मानव जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो कि भी उस समय के इतिहासकार थे, ठीक है, वो एक थ्योरी देते हैं कि पहले जानवरों को जो पूजा करने का जो तरीका था, उन तरीकों के बेस पे उन जानवरों को आपको पालतू बनाने की कोशिश की गई। पहले उन जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश नहीं की गई थी, उसको ऐसे उम्मीद नहीं देखा गया था। लेकिन जब वो उन्हें पूजा करने लगे तो सोचा कि ऐसे अपने साथ ही उनको रखा जाए, और धीरे धीरे ये जानवर जो हैं वो क्या हो गए, घरेलू हो गए। द ट्राइब्स डैट वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल डाइड आउट। ठीक है, और वो ट्राइब जो कि शेरों और क्रोकोडाइल को पालते थे, ठीक है, उनको पूजा करते थे, वो मारे गए। वाइल दोज हु बोम काउ एंड शिप वाज ए स्केयर्ड एनिमल प्रोपोज्ड। ठीक है, और वो ट्राइब जो कि गाय और भेड़ों को, ठीक है, सीक्रेट मानते थे, ठीक है, उनको वो पूजा करते थे, वो धीरे धीरे सफल होते चले गए, वो सिविलाइजेशन में आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं, आई लाइक दिस थ्योरी एंड इंटायर अब्सेंस ऑफ द एविडेंस फॉर अगेंस्ट इट आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट। ठीक है, अब ये राइटर कह रहे हैं कि मुझे ये थ्योरी पसंद आई, ठीक है, और किसी भी साक्ष्य की कमी की वजह से मैं इसके साथ कुछ लिबर्टी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास कुछ आज़ादी है कि मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, यानी इसमें कुछ चेंजेस करके, इसमें कुछ कहानियाँ अपने हिसाब से भी बुन के मैं लोगों को बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो स्टेप था वो जानवरों का घरेलूकरण था। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर का एक शुरुआत था। ठीक है, जिससे जो ब्लड ट्रस्ट प्रैक्टिस था वो एक रिलीजन में बदल गया, जो कि कई सालों तक चलता रहा। ठीक है, फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रजनन संस्कार था, यानी जो इंसानों का जो बर्थ था, उस बर्थ के दौरान ह्यूमन सेक्रीफाइस और कैनिबलिज्म, ठीक है, यानी मानव जो होते थे, जो बच्चे थे या फिर जो इंसान थे, उनकी बलि देना, ठीक है, नरभक्षण करना, ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस था उस समय प्रजनन के दौरान। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, मोलोच वुड हैव नॉट बी हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही
वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मुलोच जो कौम था, मुलोच जो ट्राइब था, वो तब तक ये मानते थे कि तब तक जो भुट्टे की खेती है, कॉर्न की खेती है, वो तब तक नहीं होगी जब तक उसे बच्चे की खून नहीं दी जाए। ये ऐसा मानना जाता था। एग्रीकल्चर जो मुलोज कौम के लोग करते थे, ट्राइब के लोग करते थे, तो ये ऐसा माना जाता था। ए सिंपल ओपिनियन was adopted by Village of Manchester in the early days of industrialization when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in condition that caused most of them to die। ठीक है, ये उसी तरह का सोच है जो कि मैनचेस्टर के इवेंजलिस्ट ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, जिसमें वो 6 साल के बच्चों से 14 से 15 घंटे काम करवाते थे, जिसकी वजह से उनकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती थी। मतलब 6 साल का बच्चा, ठीक है, जिसे सही से बोलना या खेलना भी नहीं आता है, उनसे ये 14 से घंटे काम कराते थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। वो सिमिलर लग रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए, फसल के लिए आप बच्चों को बलिदान दे रहे हैं, बच्चों की मृत्यु कर रहे हैं, और यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्शन के लिए आप बच्चों की मृत्यु कर रहे हैं। ये सेम सिमिलैरिटी दिखती है राइटर को। इट वॉज नाउ have been discovered that gain will go and the cotton goods can be manufactured without being watered by blood of infants। ठीक है, और अब ये डिस्कवर किया जा चुका है कि जो अनाज है और जो खेती है, ठीक है, और जो आपके कॉटन सूती कपड़े हैं, ठीक है, सूती के सामान हैं, वो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है बिना किसी बच्चे के खून को वेस्ट किए हुए, यानी बिना किसी बच्चे की बलि दिए हुए आप ये दोनों काम कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं, इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टूक 1000 ऑफ ईयर्स एंड इन केस ऑफ कॉटन वुड्स हार्डली a century। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अनाज की खेती का जो डिस्कवरी था, जिसमें बच्चों की खून की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्कवरी हज़ारों साल तक नहीं हो पाई। ठीक है, 1000 साल बाद हुई। ठीक है, और इसमें 1000 साल लग गए, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में बच्चों की जो बलि दी जाती थी, ठीक है, वो कुछ सालों में ही, कुछ 100 सालों में ही ये चीज़ें ख़त्म हो गई। सो परहैप्स देयर इज़ सम एविडेंस ऑफ द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। और ये जो सिचुएशन है, इसे आप एविडेंस के तौर पर मान सकते हैं कि दुनिया में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, द लास्ट ग्रेट हिस्टोरिक इन्वेंशन दैट द आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, और यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जो इस समय इस पूरे जो डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, ठीक है, इस पूरी हिस्ट्री में जो सबसे बढ़िया इन्वेंशन था, जो लास्ट इन्वेंशन था, प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, वो था आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की कला। ठीक है, लैंग्वेज के बाद जो लिखने की कला की जो खोज हुई, जिसमें शब्दावली बनाए गए, लेटर बनाए गए, ठीक है, वर्ड्स बनाए गए, लैंग्वेज बनाई गई, इन सभी चीज़ों में ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या था, इन्वेंशन था, विच वॉज इंडीड ए प्रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो कि रिटन हिस्ट्री का एक प्रिक्विजिट रहा, क्योंकि हिस्ट्री रिटन होती है। ठीक है, और जो रिटन हिस्ट्री नहीं है उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो रिटन हिस्ट्री के लिए आपको आर्ट ऑफ राइटिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप ग्रेजुअली इन फॉर्म ऑफ पिक्चर डिजाइन टू कन्वे मैसेज, इट वॉज प्रॉब्ली ओल्ड एज ए स्पीच। ठीक है, और शुरुआती समय में, ठीक है, जो इस लिखने की जो कला थी वो किसी स्पीच की तरह थी और पिक्चर के द्वारा इसे मैसेज को कन्वे किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आज बोल के कन्वे किया जा रहा है। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग एंड दे हेंस टू अल्फ़ाबेट इज ए वेरी स्लो इनोवेशन। और यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो पिक्चर से सिलेबल मतलब शब्दों के जो टुकड़े होते हैं, जैसे अगर आप एलिफेंट लिखते हैं तो एलिफेंट में 2 सिलेबल हैं, एली और फैंट। ठीक है, उसी तरह से आप जब एंट लिखते हैं तो एंट में 1 सिलेबल है, यानी कि एक साउंड है। तो जब कई सारे अल्फ़ाबेट मिलके एक साउंड बनते हैं तो उसको एक सिलेबल कहा जाता है। 2 साउंड निकलते हैं तो 2 इसको सिलेबल कहा जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि पिक्चर से सिलेबल बनना और सिलेबल से फिर अल्फ़ाबेट की और डेवलपमेंट होना, ठीक है, ये धीरे धीरे, सिलेबल यानी साउंड, ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इवेल्युएशन हो, यानी ये बहुत स्लो इवेल्युएशन था। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। और चाइना में जो लास्ट स्टेप था, ठीक है, अल्फ़ाबेट को डेवलप करना, ये कभी हुआ नहीं। ठीक है, इसीलिए मेडलिन में पिक्चर्स में ही बनते हैं सब। ठीक है, तो वो पिक्चर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चाइना में ये स्टेप लिया ही नहीं गया। तो यहाँ पर अगर आप स्टोरी में देखें तो राइटर ने कई सारे इन्वेंशन की बात करी, ठीक है, जिसमें
आपका लैंग्वेज, डोमेस्टिकेशन ऑफ आपका एनिमल्स, ठीक है, इसके अलावा फायर, ठीक है, आपका इन सभी चीज़ों पे इन्होंने डिस्कस किया है। और यही इस स्टोरी का, कहानी का, ठीक है, सार था, समरी था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा, बनाइएगा, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, देखते हैं फिर इसके बाद अगला चैप्टर।